वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपकी है बुनियाद की क्लास 8 पॉलिटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर जो 3 है कि आखिर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, एक जो राज्य शासन है वह कैसे काम करती है। राज्य शासन जो है, ठीक है, वह कैसे करेगी, तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को जो क्लासेस है वह समझ में आ रही होंगी। हाँ, लास्ट आप सभी के जो भी डाउट्स थे ना वो शॉर्ट वाले कि मैम ये नहीं क्लियर हो रहा है, तो बच्चों अगर आप वीडियो को ठीक से देखेंगे तो चूंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम भगा भगा के देख रहे होते हैं कि अच्छा देखे टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्या कंटेंट रखा है, तो अगर आप विदाउट जजमेंट बच्चों केवल पढ़ने के मूड से बैठेंगे ना तो उस क्लास में मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से जो है वह क्लियर की है। मैं हर एक पॉइंट पर बात करती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्टेट गवर्नमेंट पर बात करने वाली हूँ, एनसीईआरटी पे डायरेक्ट स्टार्ट है कि भाई स्टेट क्या है, ठीक है, कैसे वह स्टेट क्या है, ये नहीं है, ये हम जानेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके प्रोविजंस है उसकी हम बात करेंगे, है ना। तो बहुत सारी ऐसी और भी एनसीईआरटी केवल हम नहीं पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट होता है बच्चों उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सो अपनी जो स्टडी है वह बनाए रखें, कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखें, साथ ही नोट्स डेवलप करें। ठीक है, आपको यूपीएससी वाला पर जो भी करंट अफेयर बुनियाद बैच, देखो करंट अफेयर से सारा आपका करंट कवर हो रहा है, आप धीरे धीरे पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, वजह इसके कि आप किसी टीचर का किसी वीडियो पर्टिकुलर को जजमेंट करें, उससे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा सा उससे बच्चों सीखना जो है वह सीखें, है ना, सीखना चाहें आप उससे, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ नहीं इवन सारी लाइफ में बच्चों आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वह बहुत ज्यादा आपको आगे लेकर जाता है। तो एक लर्निंग एटीट्यूड रखना है, एक सीखने की जो क्षमता है वो अपनी बनाए रखना है कि भाई किस तरह से मुझे सीखना है ना। तो इसको जरूर आपको देखते जाना है। चलो सो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और लास्ट क्लासेस में हमने क्लास नंबर आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट 1 है 2 हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, कल हम जेंडर की बात करेंगे एंड किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बेस बिहाफ पर वो बात करेंगे। सो आपका 6, 7, 8 का एनसीईआरटी देखो मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कोई बच्चा रेंडमली पिक जो है वह कोई वीडियो क्लिक करता है और उसको नहीं पता कि पॉलिटी की कौन कौन सी एनसीईआरटी है या आपको पढ़नी है। सो दैट्स वाई मैं ये जो स्लाइड है अपनी क्लास के पहले रखती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आर्टिकल जो 12 है ये क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ये एनसीईआरटी का नहीं, ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, निर्वाचन क्षेत्र जो है यह क्या है, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट की आखिर एक राज्य में, ठीक है, कैसे जो सरकार है वह बन रही है, कैसे जो सरकार है वह काम कर रही है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सदस्यों की बात करेंगे कि किस बिहाफ पर उनको चुना जाता है, उसके लिए उन्हें क्या शर्तें जो है, क्या योग्यताएं जो है वो उसमें होनी चाहिए। और ठीक है, यही बस हमें पढ़ना है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, हमने शुरू किया था यहां से कि भाई इक्वालिटी क्या है। ठीक है, समानता को हमने काफी विस्तार से समझा, आप सभी को क्लास भी काफी पसंद आई, बहुत कुछ सीखा हमने कि भाई इक्वालिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह इक्वालिटी को लेकर क्या जो प्रोविजन है वह करता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि यूपीएससी ने आकर जो क्वेश्चन है वह इक्वालिटी को लेकर कैसे पूछे। स्टेट गवर्नमेंट में लास्ट हमने बात की थी कि हेल्थ को लेकर, है ना, तो हेल्थ का जो है वह मैंने कवरेज थोड़ा सा बढ़ा दिया था, उसके पीछे कारण था। देखो जितना अच्छे से सीखोगे, ठीक है, जितना धीरे धीरे और आराम से सीखोगे बच्चों, अभी शुरुआत में जो है कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए पढ़ाने के तरीके से, आपको चीजें समझ में आने लगे, देन उसके बाद अगर हम अपनी क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाओगे तब भी आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी बच्चों शुरुआत है ना, तो शुरू में पीडब्ल्यू यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है बच्चों कि आप सभी को जो ऐसा स्टूडेंट है जिसने बेसिक से शुरू की है उसको भी उतना ही समझ में आए। ठीक है, कंपैरिजन उस बच्चे के जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो यहां पर बच्चों बेसिक से भी हम शुरू कर रहे हैं कि आपको ऐसा ना लगे एकदम बस जंप मार के आगे चले गए। ठीक है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क ये हम आज करने वाले हैं। हेल्थ को हमने बहुत कवरेज देखा कि भाई क्या क्या हेल्थ को लेकर है, क्या प्रोविजंस है, ठीक है, वह किस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा जो मेंस में क्वेश्चन आया था उस पर भी हमने बात की। ठीक है, आई होप आप काफी सारे बच्चों ने चैलेंजेस लिखे हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं उस पर भी बच्चों आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, है ना। तो सब देखो देखे गए हैं, लेकिन अगर मैं उस पर बात करूं तो वो अलग से ही एक क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो देखे गए हैं बच्चों, आपको परेशान नहीं होना उस चीज को लेकर, लेकिन मैं रैंडमली क्लास में बीच बीच में रखती रहूंगी। और जेंडर की बात करेंगे हम कल। ठीक है, फिर मीडिया और एडवर्टाइजिंग आई थिंक 2 क्लासेस के आसपास और होंगी आपकी, और ये खत्म हो जाएगा, फिर हम 8 पर चलेंगे। कुछ बच्चों को बहुत बेचैनी है, मैम जल्दी करो अभी शुरू हुआ। अरे एक ही हफ्ता तो पढ़ते हुए हमें, इससे ज्यादा कहाँ समय हुआ, 1 वीक हुआ है भाई। तो इसके आगे
वो भी हम आराम आराम से कर लेंगे। तो अभी चूंकि शुरुआत है, तो शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं बताना चाहती, सिखाना चाहती, तो अभी बच्चों आराम आराम से चलते हैं, ठीक है। बुनियाद बैच का निश्चित जो टाइम है, आप सभी ज्यादा परेशान ना हो, 1 PM इसका निश्चित टाइम है, ठीक है। आपको वीडियो अभी रिकॉर्डेड ही मिल रही है, आगे अपकमिंग टाइम में देख लेंगे भाई कि अगर लगता है कि लाइव किया जा सकता है इस सेशन को, देन हम लाइव भी करेंगे। सो यहां पर ये जो है आपको इंडेक्स जरूर याद रखने हैं। अच्छा एक बात सुनो कि जब आप, आई थिंक सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते होंगे, इंटरनेट से पढ़ते होंगे ना, तो यहां पर देखो नो इंडिया, आप देखेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, नो इंडिया, और इस पे काफी सारा जो चीजें हैं इंडिया के बारे में, बहुत सारी जनरल इंफॉर्मेशन हो, प्रोफाइल्स हो, नेशनल आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो, स्टेट यूटीज कितने हैं। अब स्टेट यूटीज कितने हैं ये मैंने क्यों रखा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पढ़े कहाँ से, आपका ऑथेंटिक जो सोर्स है वह क्या हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, इंडिया का क्या प्राइड है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये नो इंडिया जो है इसको थोड़ा सा देखना, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स वह यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें पहली लाइन क्या लिखी है, इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेटस इज सोवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंडिया आखिर है क्या, तब मुझे नहीं लगता कि इस लाइन से बेहतर कोई है। अगर आपको बच्चों गवर्नमेंट की आप वेबसाइट्स देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ है सीखने को, कितना कुछ है जानने को, ठीक है। इसको एक बार आप जरूर इसको पढ़ना बच्चों। चलो आगे चलते हैं और हम शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये आपको बताएगा हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क में कि एमएलए कौन होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य, कंस्टिट्यूएंसी क्या है, निर्वाचन क्षेत्र क्या है, और एक गवर्नमेंट जो है वह कैसे वर्क करेगी, मैंने आपको बता दिया चैप्टर 3 क्लास 7, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और सबसे पहले बच्चों जो कि आपको एनसीईआरटी को सीधे समझाया गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ऐसे वर्क करेगी, लेकिन उसके पहले ये भी तो जान लो कि आखिर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे उसमें स्टेट की जो व्याख्या है, इसमें स्टेट का जो वर्णन है वो कहां पर किया गया। सो सबसे पहले आर्टिकल 12 की जब हम बात करते हैं, आप सभी को पता होगा कि इसमें जो राज्य शब्द है इसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। राज्य शब्द की डेफिनेशन दी गई है, स्टेट को इसमें डिफाइन किया गया है। सो बेसिकली बच्चों जब हम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, ठीक है, जब हम विधायी और कार्यकारी अंगों की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, विधायी व कार्यकारी अंग। और इसमें देखो, इसमें अगेन हम इसे दो भागों में बांट लें। एक तो हम कहेंगे कि भाई आपका यूनियन, ठीक है, यूनियन सेंट्रल या यूनियन लेवल पर, एंड सेकंड हम इसी को देखते हैं स्टेट लेवल पर। सेकंड हम इसको देखते हैं बच्चों स्टेट लेवल पर। अब देखो जब हम यूनियन की बात करेंगे, सो इसमें क्या है कि आखिर क्या आएगा। आर्टिकल 12 जो है वह क्या कहता है कि एक गवर्नमेंट विधायी और कार्यकारी अंग जो है कौन कौन उसमें शामिल होगा, जिसे आप स्टेट कह सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल पर हम देखेंगे इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा बच्चों लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आपके लिए राज्य की परिभाषा में आ गए, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। हिंदी वाले लिखते जाना, और जिनको शिकायत हो कि मैम इंग्लिश का यूज है, बच्चों प्लीज इस बात को ध्यान रखो, नहीं आती तो सीखो, बहुत सरल चीजें मैं बता रही हूँ, बिल्कुल भी आपके लिए टफ नहीं है। और दूसरी बात बच्चों, इंग्लिश में ये बैच चल रहा है ना, एक तरह से बाइलिंगुअल हम रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बाइलिंगुअल नहीं है, चीजें हैं, आपको मैं बता रही हूँ सारी चीजें, बट इंग्लिश है बच्चों, तो इंग्लिश इसमें प्लीज रहेगा ना, थोड़ा सा एडजस्ट करो। चलो अब देखो कि यूनियन की जब हम बात करेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट पे जब हम बात करेंगे बच्चों कि स्टेट लेवल पर हम स्टेट की डेफिनेशन में क्या शामिल करेंगे, तो है सेम आपका, देखो स्टेट गवर्नमेंट उठा लो, फिर उसके बाद आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका, लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, जो विधान परिषद होती है। कितने राज्य में है, काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी कितने राज्यों में, काउंसिल ऑफ स्टेट। और ये कौन तय करता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट कैसे बनेगी, कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है। अब आगे देखो
कि क्या केवल एक राज्य की परिभाषा में, मान लो यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, जो कि पूछा था बच्चों की राज्य की जो परिभाषा है, एक तो आपको आर्टिकल दे दिया मान लो, ठीक है, एक तो आपको मान लीजिए क्या दे दिया बच्चों, आर्टिकल दे दिया, ठीक है, और उसके बाद खुश हो गए होंगे आधे बच्चे, है ना, कि चलो मैम से गलती हो गई। अब यहां पर देखो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ कि आगे यूपीएससी ने आपसे पूछा कि लोकसभा, ठीक है, राज्यों की विधानसभा क्या केवल यही सरकार में होंगे या कुछ आगे भी है? तो आगे देखो बच्चों, लोकल गवर्नमेंट, ये कहां जाएगा, ये भी तो इसका हिस्सा है ना। तो देखो लोकल गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें म्युनिसिपैलिटीज, है ना, नगर पालिका एंड पंचायत, ये भी आपकी सरकार, स्टेट ही कहलाएंगे। ये भी आपकी जो म्युनिसिपैलिटीज है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, तो ये जो बच्चों पंचायत है ये भी आपके स्टेट में आएंगे। इसके अलावा देखो और क्या आएगा, तो बच्चों इसके अलावा और आएगा आपकी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, प्राधिकरण, अथॉरिटीज, वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण, गैर वैधानिक, गैर संवैधानिक, है ना, एंड वैधानिक ऑल्सो। तो ये जो प्राधिकरण होंगे बच्चे, इसमें सब कुछ आ गए। अब आगे की जो डिटेल इसकी लिस्ट है ना, वो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की है, वो आपको पढ़ना है। तो जब आर्टिकल 12 की बात करेंगे तो एक राज्य में केंद्र स्तर पर ये, राज्य स्तर पर ये, इसके अलावा देखो जो निजी इकाइयां हैं ना, इवन ये भी राज्य की श्रेणी में आती है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर हम जीवन बीमा की बात करें, एलआईसी की बात करें, या फिर हम एसबीआई की बात करें, या फिर आरबीआई की बात करें, या फिर हम और किसी कॉमर्शियल बैंक की बात करें, तो इसमें से क्या ऐसा है जो स्टेट में शामिल होगा और क्या ऐसा है जो स्टेट में शामिल नहीं होगा। क्लियर है? जब जब साइड होती हो प्लीज आप इसको। अब इसके अलावा देखो आर्टिकल 12 तो ये हो गया आपको शुरू। देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी चूंकि मुझे आपको साथ साथ पढ़ाना है ताकि आप बेसिक के साथ थोड़ा सा एडवांस भी पढ़े, तो आपका आर्टिकल 1 क्या कहता है। सबसे पहले चलो आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 में क्या स्टेट वर्ड का वर्णन है। आर्टिकल 1 इसमें यह कहा गया है कि इंडिया और भारत दोनों शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, इंडिया यानी भारत यानी इंडिया, दोनों वर्ड लिखे गए हैं। इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या 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 कहा गया है, इंडिया एंड भारत दोनों वर्ड है। एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, क्या इंडिया लिखा है या भारत लिखा है। सो इंडिया दैट इज भारत, ये क्या है बच्चों, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल्स देखो हर एक क्लास में मैं आपको आर्टिकल्स होमवर्क के लिए भी देती हूं, साथ में भी करवाती हूं, ताकि आपको कुछ जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके। राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि यूपीएससी यहां पर प्रश्न पूछता है बच्चों कि अगर हमने यूनियन ऑफ स्टेट जो वर्ड है ये क्यों अपनाया, हमने इसकी जगह फेडरल वर्ड क्यों नहीं किया। जबकि यूनियन और फेडरल दोनों की बात करें तो दोनों का मतलब संघ सरकार से है ना, एक तरह से संघ वर्ड है। लेकिन उसके बाद हमने फेडरल वर्ड का यूज क्यों जो है वह क्यों नहीं किया, हमने यूनियन वर्ड जो है वह क्यों चूज किया। इसके पीछे भी कई कारण है, इस पर हम आगे बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे बाकी आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, सो अब देखो यहीं पर एक और वर्णन की आर्टिकल 12 के अलावा भी क्या राज्य की कहीं बात की गई है, तो आप देखेंगे आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 यहां से डीपीएसपी शुरू होता है, पार्ट 4 है ना। तो यहां पर डीपीएसपी में आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा कहता है और कहता है कि राज्य वही है जो कि आपका अनुच्छेद 12 में जो राज्य से मतलब है वही आपका 36 में है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा मैम डीपीएसपी बार बार बोलती रहे तो ये है कि, अरे भाई मैंने क्लास में भी बताया है। ठीक है, देखो हुआ क्या था, एक कहानी सुन लो कि आखिर ये आपने इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, है ना। तो यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताती हूं, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, यहां लिख देती हूं चलो एक्स्ट्रा में। तो आप सभी के कमेंट्स देखते हैं, ऐसे ही नहीं ये बात मैं आपसे कर रही हूं। काफी बच्चों ने लिख दिया मैम डीपीएसपी करते हो, ये है क्या। तो बच्चों देखो कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ उस वक्त
जो हमारे संविधान निर्माण कर रहे थे, जो हमारी संविधान सभा थी, ठीक है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, उसके द्वारा ना बहुत सारा जो एक गुच्छा है वह बना लिया गया था कि हमें लोगों को समानता भी देनी है, हमें लोगों को स्वतंत्रता भी देनी है, हमें लोगों को मनरेगा के तहत हमें रोजगार भी देना है, हमें लोगों को निःशुल्क जो लीगल सर्विसेज है वह भी हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, हमें लोगों में एक फ्रेटर्निटी का विकास भी करना है। एक इतना बड़ा जो गुच्छा है वह बना ले कि हम हेल्थ भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन क्या अभी आप खुद इतना मजबूत है? क्या भारत उस वक्त जो एक नवोदित एक राष्ट्र था, ठीक है, स्वतंत्र हुआ था हाल में, क्या स्वतंत्र था कि आपके पास खुद कुछ सारी चीजें नहीं है? उस वक्त जो है हम अनाज पर भी आप देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम इस चीज से सफर कर रहे थे कि हम जो है वह अनाज के लिए आत्मनिर्भर हो जाए, हम अमेरिका से गेहूं ना मंगवाए। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर ये सोचो कि आप हेल्थ भी दो, आप फ्री खाना भी दो सबको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। रक्त मन तो बहुत कुछ सारे अधिकार देने का था, पर उस वक्त पॉसिबल नहीं था। फिर लोग लड़ते, तो इसलिए क्या किया कि अब समझदार लोग भी थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम वो जो अधिकार है ना उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक ऐसे अधिकार जो तुरंत दिए जाने चाहिए, जिसके बिना हमारा जो ये डेमोक्रेटिक होना, हमारा इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना बेकार है। तो कहा कि भाई ठीक है, स्वतंत्रता दे देते हैं, समानता दे देते हैं, समानता पहले आएगा क्योंकि समानता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता दे देते हैं, ठीक है, कोई किसी का शोषण ना कर सके इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दे देते हैं। उस वक्त संपत्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट में शामिल था कि चलो संपत्ति का अधिकार भी दे देते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट था। पहले 6 थे, लेकिन अब हमारे 6 हो गए। याद होगा आपको 44 जो आपका अमेंडमेंट था, ठीक है, किस सन में हुआ था ये आप बताइए। तो यहां पर बच्चों जो इंपॉर्टेंट थे कि चलो धर्मनिरपेक्षता, चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो हमने यहां पर सेकुलरिज्म को अपनाया, तो हमें जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमने उसको दिया, ठीक है। फिर आप इन सभी अधिकारों को चूंकि इंप्लीमेंट किया जा सके, सो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी देना था जरूरी, है ना। तो यहां पर बच्चों ये जरूरी चीजें कहा कि चलो हम 2 भागों में बांट लेते हैं, भाग 3 पार्ट 3 पार्ट 4। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, ऐसे अधिकार जो तुरंत दे दो, और फिर कर दिए कि जैसे जैसे राज्य जो है वह सक्षम होगा वैसे वैसे हम ये अधिकार देते जाएंगे। तो यहां पर वो पार्ट 4 में कर लिए, जिसे डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट में जो शामिल किए गए उन अधिकारों को आप जाकर इन्फोर्स करा सकते हैं न्यायालय में जाकर, क्योंकि आपके पास आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप कहां पर जाओ, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। वहां पर इवन आपको हायरार्की भी फॉलो नहीं करनी कि आप सबऑर्डिनेट जा रहे हो, देन फिर हाई कोर्ट जा रहे हो, देन फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। तो बच्चों ये क्या है कि फंडामेंटल राइट, लेकिन डीपीएसपी जो है न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन एक वर्ड है, इसका नाम क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अब जो हिंदी में नाम है ना, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य जो अपनी नीतियां बनाएगा ना उसमें जो डायरेक्ट करेगा, जिन नीतियों को ध्यान में रखेगा, वो है आपकी डीपीएसपी। डीपीएसपी ने कहा कि भाई सभी को आप लीगल सर्विस जो है वह प्रोवाइड करें, जो गरीब वर्ग है उसको आप निःशुल्क जो लीगल सर्विस है प्रोवाइड करें, आप महिलाओं को समानता दें, ठीक है, आप ऐसी कार्यदशाएं दें कि लोग जो है वह अच्छे से काम कर सके। तो ये सारी चीजें आप हेल्थ देखें, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य एक तरह से, ठीक है, तो ये सारी, तो ये सब डीपीएसपी में डाल दिए, जो हम बाद में देंगे जैसे जैसे राज्य सक्षम होगा। लेकिन हाँ, हम अपनी नीतियां बनाएंगे तो हम डीपीएसपी को पहले ध्यान में रखेंगे। आगे समझ में, अगर अब प्रश्न आए कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय किन को ध्यान में रखेगा, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या, तो सबसे पहला उसमें आंसर क्या होना चाहिए आपका, है ना। तो ये हो गया, क्लियर है आपका। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, स्टेट अंडर आर्टिकल 12, और आर्टिकल 12 जो है डिफाइन करता है, एक तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट में इंडिया गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव में स्टेट गवर्नमेंट, विधानसभा, विधान परिषद, सभी जो भी स्थानीय आपके प्राधिकरण अथॉरिटीज है वो सब इसमें आ गए। म्युनिसिपैलिटीज हुआ, कॉर्पोरेशन हुआ, नगर पालिका, नगर पंचायत राज्य की श्रेणी में आएगा, ठीक है। पंचायत में जिला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब इसमें आएगा बच्चों। स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी में तो देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। अरे भाई बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। क्या लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है वे इसमें आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये स्टेट की श्रेणी में है। नेशनल कंज्यूमर जो डिस्प्यूट्स है, ठीक है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, नॉन स्टैट्यूटरी जो अथॉरिटीज है, फॉर एग्जाम्पल्स
स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में क्या होगा, आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल विजिलेंस सतर्कता जो आयोग है, ठीक है। तो ये सब तो वैसे भी आएंगे ही, जो अथॉरिटीज के एग्जांपल है कमीशन फॉर वुमेन, लॉ कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन अथॉरिटी और बाकी, ठीक है। आगे समझ में, तो ये सारे स्टेट जो है उसमें ये कंसीडर किया जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, और यहां पर मैं कुछ बातें, अच्छा पहले आपको और बताती हूं कि देखो बच्चों, जब हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट जो है वह 3 लेवल पर वर्क करती है, एक तो है आपका यूनियन नेशनल लेवल पर, ठीक है, सेकंड है आपका स्टेट लेवल पर, और थर्ड है आपका लोकल गवर्नमेंट। तो यहां तक हमने 3 बातें जो है पहले समझ ली थी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस वक्त तक क्या था बच्चों, उस वक्त तक हमने 2 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया था, एक तो था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद हमने क्या जाना कि जब हमारा 73 और 74 अमेंडमेंट होता है तब एक और स्तर ऐड हो जाता है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर पर। तो 3 स्तर हो गए। लेकिन आप ये देखो कि ये जो चैप्टर है ये बताता है कि वर्क ऑफ द गवर्नमेंट जो है वह है क्या, आखिर डेमोक्रेसी में क्या इनका रोल है, जो एमएलए है वो कैसे मिनिस्टर्स कैसे बनेंगे, सीएम का चुनाव कैसे होगा, यानी ओवरऑल एक राज्य की जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे वो वर्क करेगा, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू एंड डिमांड एक्शंस फॉर गवर्नमेंट, लोग कैसे अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, उनका जो दृष्टिकोण है वह कैसे आप परिचित कराओगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करोगे, किन माध्यमों से एक्सप्रेस करोगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सब हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, चलो कुछ बातें और समझते हैं हम, है ना, कुछ बातें और समझते हैं। बढ़िया से नोट्स बनाते रहो, इन चीजों को आप रिवाइज करते रहो। सबसे पहले देखो हम एमएलए की बात करते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट में सेम वही व्यवस्था जो यूनियन की, आगे भी हम और समझेंगे, ठीक है। अभी हम एमएलए से शुरुआत करते हैं। एमएलए क्या हो गए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम इन विधायकों की बात करें, विधायक कह दो, अगर हम इन विधायकों की बात करें तो ये जो विधायक है इनका चुनाव कैसे होगा, तो डेफिनेटली जनता के द्वारा, है ना, जनता के द्वारा इनको चुना जाता है, इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये जो हमारे एमएलएज हैं, इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों ने इन्हें चुन लिया। अब चूंकि लोगों की अगर हम बात करें तो उन्होंने, और ये जो विधायक है बच्चों, ये क्या है, जब लोगों ने इन्हें चुना, यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, यही हमारे प्रतिनिधि है, इन्हीं के माध्यम से हम अपनी बात को आगे रखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, आ रहा है समझ में, लिख लो भाई, लिख लो, देखो मत सिर्फ ठीक है, लिख लो। तो जो प्रतिनिधि है यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये हमारी बात को कहाँ रखेंगे बच्चों, आगे रखेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, संसद में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, ये हमारी एक तरह से एक सुप्रीम एक तरह अथॉरिटी होगी जो कि लॉ मेकिंग का काम करेगी। लेकिन हमें क्या लॉ मेकिंग करवाना है वो हम खुद नहीं बताएंगे, हमारे लिए हमारी तरफ से कोई और बोलेगा, ठीक है। अब लेकिन एक बात और याद रखो कि जब हम कहते हैं कि ये जो विधायक है, ठीक है, ये जो विधायक है ये चुना कहां से जाएगा, ये जो विधायक है ये कहां से चुना जाएगा, तो आपको याद रखना है कि ये जो बच्चों विधायक था ये एक क्षेत्र से चुना गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र से। हमने क्या किया था कि हमने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर देश को कई स्टेट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये हमारा पूरा देश है, देश को हमने क्या किया बच्चों, कई राज्यों में डिवाइड कर लिया। राज्य हो गए 1 2 3, ठीक है, जो भी एक्स है लास्ट तक। एंड इसके बाद हमने क्या किया बच्चों की राज्यों को जो है वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हमने और डिवाइड किया, ठीक है, और हमने इसे कई क्षेत्रों में बांटा, और एक पर्टिकुलर क्षेत्र से 1 या 2 या 3 जितने भी वहां के लोग हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो पॉपुलेशन के अनुपात में हमने सीट निकाली कि भाई इतने राज्य को, इतने क्षेत्र को शासित करने के लिए हमें 2 विधायकों को चुनना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये जो क्षेत्र है जहां से ये विधायक चुनकर आ रहा है इसको हम कहते हैं बच्चों निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहेंगे हम इसको, निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे, ठीक है, कंस्टिट्युएंसी। सो बेसिकली ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज, ठीक है,
क्यों? उसका मेन उद्देश्य होता है चुनाव कराना, चुनाव के अकॉर्डिंगली आपने क्षेत्र को बांट दिया, उसी को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा। तो यही जो आपके क्षेत्र थे यही आपके निर्वाचन क्षेत्र कहलाए। आई बात समझ में? ठीक है, आ गई बात समझ में? तो बेसिकली बच्चों निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा? इसका एक निश्चित भू क्षेत्र होगा और यहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो दो बातें याद रखो कि एक निश्चित भू क्षेत्र और ऐसे निवासी जो चुनाव करे अपने विधायक का उस पर्टिकुलर क्षेत्र से, वही आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, वही आपका निश्चित भू क्षेत्र हो गया। द डिस्ट्रिक्ट एंड द रेसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु इलेक्ट अ लेजिस्लेटर और एन ऑफिशियल, है ना, अपना जो ऑफिशियल वो है चुन रहा है, यही हो गया। अब आगे चलो कि ये बात तो हमने समझ ली, और ये बात समझने के बाद विधायक वर्ड हमने समझ लिया, निर्वाचन वर्ड हमने समझ लिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब आगे चलो, अब इसी में आगे एक और स्टेप चलते हैं। अब इसमें ये देखो कि जब हम विधायिका की बात करेंगे, अच्छा आपने विधायिका वर्ड सुना है? विधायिका और विधायक, इंग्लिश भी बता देती हूं। ठीक है, तो विधायिका और विधायक जो प्रॉपर वर्ड है ये क्या है? बार बार ये यूज होते हैं कि भाई विधायिका है, विधायिका है, विधायक है। सो विधायिका यानी आपका लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है, तो विधायिका जब शब्द आप यूज करेंगे, इसका मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब होगा कि एक ये पॉलिटिकल यूनिट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? एक पॉलिटिकल यूनिट हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक संगठन हो गया लोगों का, जैसे आप विधायिका कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या काम कर रहा है बच्चों? ये पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पॉलिसी बना रहा है, पॉलिसी को खत्म कर रहा है। जो भी पॉलिसी ऐसी है जो काम की नहीं है उन्हें रिमूव करना, उनको उनमें अपडेशन करना, ये काम होगा विधायिका का। तो इसको नीतियां कानून बनाने का, बदलने का अधिकार होगा। ठीक है, अब देखो विधायिका कितने टाइप की होती है। फिर एक स्टेप आगे चलो, विधायिका कितने टाइप की होती है? स्टेट के लेवल पे अगर हम बात करें विधायिका के टाइप्स की, एरोस का ध्यान रखना कहां से कहां गया है, तो आपको पता होगा कि दो तरह की विधायिका होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि उच्च सदन और निम्न सदन जो है वह आपका यूनियन सेंट्रल लेवल पर होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा, सेम वही यहां पर भी होगा कि यहां पर विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। ठीक है, यहां पर क्या होगी बच्चों? विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। तो ये हो गई आपकी विधायिका। और जब हम विधायक की बात करते हैं, विधायक को क्या कह रहे हैं यहां पर? लेजिस्लेचर्स। तो विधायक का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जो हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि किस क्षेत्र से चुना, कैसे चुना, पहले बता दिया। तो ये है विधायिका एंड विधायक, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर्स। ठीक है, लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर्स। आई बात समझ में? कहां से चुना जाएगा ये? तो फिर से अब जोड़ लो कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव था ये हमारे निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ा गया। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है एंड बाकी सारी चीजें। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए, अच्छी बात है, हो गया, मैं मान लेती हूं। अब आगे देखो, नेक्स्ट है इसमें तो हु इज एमएलए। आई थिंक आप समझ तो चुके होंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा मैंने, चुकी स्लाइड पर है तो हम इसको एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एमएलए कौन है? ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपल। समझ गए कि लोगों ने जिससे चुना, लोगों ने अपने क्षेत्र से जिससे चुना, दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो आगे ना, लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेचर, विधायिका और विधायक, है ना, दोनों जो वर्ड है वह डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। एक पॉलिटिकल यूनिट को बता रहा है तो दूसरा किसको बता रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट को, है ना, कि कोई विधायक है। तो ऑल्सो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस वे वी से दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प। चलो एग्जाम्पल तो हमने किया ही नहीं, तो यहां पर आप समझ गए कि ये जो एमएलए होगा ये रिप्रेजेंट करेगा। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूं। अब देखो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो गया, है ना, सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं, हिम्मत करेंगे इतनी हम इसको सॉल्व करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां पर फर्स्ट में पूछा है एमएलए शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर एज, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ SC/ST, ही एंड शी वांट टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व फॉर देम, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब देखो विधायक के बारे में तीन यहां पर कथा। फर्स्ट क्या है बच्चों कि आयु जो है वह 25 वर्ष
से कम नहीं होनी चाहिए। विधायक की आयु कितनी? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वह किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है और तो वह क्या करेगा? ये जो पॉइंट है ना, ये यूपीएससी पूछ चुका है। जहां जहां यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा वहां वहां मैं स्टार लगा देती हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर अगर वह चुनाव लड़ना चाहता है किसी आरक्षित सीट से तो उसे एससी एसटी जाति का सदस्य ही होना चाहिए और भारत का प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा जो आंसर है वह सही होना चाहिए? कौन सा आंसर सही होना चाहिए? सबसे फर्स्ट देखो, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चों, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएलए बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये होनी चाहिए, है ना, कि आपको यहाँ पर 25 साल जो है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। निम्न सदन के लिए है ये, और जब हम अपर की बात करेंगे तो उसके लिए 30 हो जाती है। सेम यही हम लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए भी रखते हैं। सो फर्स्ट बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ एक और होता है कि ये क्या है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अच्छा एक बात बताओ, नागरिक वर्ड का मतलब क्या है? एक राज्य में जो लोग रह रहा है, अगर हम उसको नागरिक कह रहे हैं, ये इस राज्य का नागरिक है, तो ये आपका कौन सा संबंध दर्शाता है? ये आप मुझे बताएंगे कि ये इसका एक स्टेट का उसके सिटीजन से क्या रिलेशन है, उसके सिटीजन से, ठीक है, रिलेशन आखिर क्या होना चाहिए? सोचने वाली बात है, इतनी भी नहीं है ना। आप यही सोच रहे होंगे। चलो आपको बताना है बच्चों कि क्या पॉलिटिकल रिलेशन होगा, सोशली होगा, कल्चर होगा, ज्योग्राफिकल होगा, आखिर क्या रिलेशन है? नागरिक हम क्यों कह रहे हैं, और जिसको हम नागरिक नहीं कह रहे उसके पास ऐसी क्या व्यवस्थाएं नहीं है, क्या फैसिलिटीज नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो मेंबर होगा वो अगर एससी एसटी जो सीट आई है अगर उससे वह लड़ना चाहता है तो वो उसी कम्युनिटी का होना चाहिए डेफिनेटली। और अगर हम हर एक राज्य की बात करें बच्चों तो भारत का हर एक राज्य में विधानसभा जो है वह है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखो, अब चूंकि मैंने आपको निर्वाचन क्षेत्र भी पढ़ा दिया तो अब यहाँ पर हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसकी बात करते हैं। इसके बारे में जो है बच्चों वह 3 सेंटेंस आपको दिए हुए, सॉरी 2 दिए हुए। फर्स्ट सेंटेंस आपसे कहता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है। संविधान यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में प्रतिनिधित्व की एक रूपता हो। क्या कह रहा है? सेकंड, फिर से ध्यान दो। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में प्रतिनिधित्व की एक रूपता हो, कि जो भी आपने निर्वाचन क्षेत्र बनाए हैं, ठीक है, एक स्टेट को आपने जितने भी भागों में आपने डिवाइड किया है तो आपको श्योर करना है कि पॉपुलेशन वाइज, है ना, और जो आपने सीट दी हैं ये चीजें कैसी हो, ठीक ठाक हो, और ये जो है लगभग सब में बराबर हो। ऐसा नहीं कि कहीं 2 लाख पर एक प्रतिनिधि तो कहीं 10 लाख पर एक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनुपात रहे। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल कैन इलेक्टेड 1 रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है उस निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमाएं है वह ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये सही होगा या गलत होगा? आगे देखो, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में प्रतिनिधित्व की जो एक रूपता है वह होनी चाहिए। क्या पूछा है बच्चों आपसे? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। सो इनकरेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र हम समझ चुके कि चुनाव के उद्देश्य से जब देश को बांट दिया जाए, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसका मतलब क्या हो गया? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब हो गया कि जब हमने इलेक्शन के पर्पस से उस पर्टिकुलर क्षेत्र को डिवाइड कर दिया तो यही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो एक प्रतिनिधि है वह चुना जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा का कितना निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? अभी तक 543 है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक दूसरी जो बात की गई है ये भी सही है, चूंकि इनकरेक्ट पूछा था तो इसलिए आंसर ये है, नाइदर 1 एंड नॉर 2। सो सेकंड में बच्चों ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में प्रतिनिधित्व की एक रूपता हो। तो ये काम कौन करेगा?
क्या लोगों को शिफ्ट किया जाएगा कि नहीं नहीं इस क्षेत्र में रहो क्योंकि वहां पे जनसंख्या जो है वह ज्यादा हो रही, हमारा अनुपात बिगड़ रहा है? आप क्षेत्र को ऐसे डिवाइड कर लो ना। आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर जो है इतनी जगह में बहुत कम लोग रह रहे हैं और जो ये वाला एरिया है इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तब आपका निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा कि आप इसका थोड़ा सा खिसका के एरिया यहाँ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आर्टिकल 82 में यही व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 82 क्या है बच्चों? परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन। कितने हो चुके हैं अब तक, इसके कितने आयोग बन चुके हैं? डेलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जो जनसंख्या है एक समान अनुपात में हो, तो एक रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको कौन कर रहा है? आर्टिकल 82 के तहत आपका डेलिमिटेशन कमीशन कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, कुछ आगे की बातें बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे और समझ लेते हैं। अब देखो बच्चों कि यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है वह बात कर चुके हैं, लेकिन क्या केवल एक एमएलए को चुन लेने से सारी जो सरकार है वह बन जाएगी? एक केवल विधायक बना, फिर मंत्री कैसे बनेंगे, फिर सीएम कैसे बनेगा, गवर्नर का चुनाव कैसे होगा, क्या गवर्नर का रोल है? तो हम इसे एक बहुत ही बेसिक चीज जो है वह समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, अब तक आप ये समझ गए ना कि एमएलए का जो चुनाव है वह कैसे होगा, ठीक है। लोग चुन रहे हैं, कहां से चुन रहे हैं, आप ये भी समझ गए। लेकिन बच्चों ये जो एमएलए है आगे कैसे सरकार बनेगी, तो ये जो एमएलए है ये मिनिस्टर बनेगा आगे जाके, ठीक है। कैसे मिनिस्टर बनेगा, और फिर मिनिस्टर जो सीएम है वह कैसे डिसाइड होगा? अब देखो एमएलए की अगर हम बात करें बच्चों, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहते हैं, ये हो सकता है कुछ लोग भाई ऐसे ही खड़े हों, इंडिविजुअल भी। तो यहां पर हम जब पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, तो मान लो एक पर्टिकुलर जो ए पार्टी है वह क्या करी, वह जीत गई, है ना। तो ये आधे से ज्यादा जो निर्वाचन क्षेत्र थे, आधे से ज्यादा जो निर्वाचन क्षेत्र थे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्षेत्र थे, उसमें ये क्या किया बच्चों, जीत गई, ठीक है। और अगर यहां पर इसने जीत हासिल कर ली और ये क्या हो गया, ये मेजोरिटी में आ गई, ये बहुमत में आ गई, बहुमत में आ गई। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बहुमत की सरकार है। तो यहां पर जो ये मेजोरिटी में आ गई, ये रूलिंग पार्टी बनेगी, ये सत्ता में आएगी। आफ्टर द इलेक्शन क्या होगा, एक सत्ताधारी दल होगा, और यहां पर ये सभी मिलकर अपना एक जो लीडर है वह चुनते हैं, और ये जो लीडर है बच्चों ये सीएम कहलाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि सीएम के लिए ठीक वही व्यवस्था है जो कि हमारे यहाँ यूनियन, देखो यूनियन एंड स्टेट के काफी सारे जो प्रोविजन है वो सारे सेम ही हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि भाई प्रेसिडेंट जो है वह क्या कर रहे हैं, पीएम का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक सेकंड इसका फेस क्या है कि जो गवर्नर है वह सीएम को क्या कर रहा है बच्चों, अपॉइंट कर रहा है, नियुक्त कर रहा है। हालांकि अपॉइंट उसी को करेगा जिसका ये प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पर अपॉइंट वर्ड लिखा हुआ है, नियुक्त वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सीएम भी मिल गया। अब सीएम के बाद बाकी मिनिस्टर्स कैसे मिलेंगे, तो देखो अदर जो मिनिस्टर्स है सीएम इनको क्या करेगा बच्चों, सेलेक्ट करेगा कि भाई ये मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन इनको भी अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है। इनको भी, तो अपॉइंट वर्ड गवर्नर के लिए है, सेलेक्ट वर्ड यहाँ पर अदर मिनिस्टर्स के लिए, सीएम के लिए है। तो ऐसे एक राज्य में जो सारी चीजें वह बनने लगी। फिर यहाँ पर ये जो सारे लोग चुने गए थे, सीएम क्या करेगा, बाकी के जो मिनिस्टर्स है उसे कुछ डिपार्टमेंट देगा, उसे विभाग देगा, मंत्रालय देगा, ठीक है, उसे विभाग देगा। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, अब ठीक से चलने लगेंगी। और फिर अल्टीमेटली इन द लास्ट, चूंकि लोगों ने इनको चुना है, चूंकि एमएलए कहां से आया है, यहां से ये चयन कहां से शुरू हुई थी, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, वो आपको याद रखना है, डेफिनेशन नहीं भूलनी है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि अब जो है, चूंकि ये लोग, इन सभी को जो पावर है, जो शक्ति है, वह किसने दी है, लोगों ने दी है। सरकार का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समूह, है ना, एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास गवर्न करने की अथॉरिटी हो। तो हमारे डेमोक्रेसी में लोगों ने ये अथॉरिटी इन लोगों को दी है। तो अल्टीमेटली इन द लास्ट ये सब अकाउंटेबल है कि जनता जो है वह खुश रहे, ठीक है। तो यहां से ये सारा क्रिया चला, समझ गए। चलो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वह समझ चुके हैं। आप आगे देखो,
तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, चलो पहले। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो उसी से संबंधित है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ द सीएम enjoy in relation to council of minister। मंत्री परिषद के बारे में मुख्यमंत्री की जो शक्ति है उसकी पहचान करें। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है कि वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय करता है, गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा बाकी मिनिस्टर्स को। राज्य का जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द सीएम एंड सीएम अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स। ठीक है। He allocate and reshuffle the portfolio among ministers। वह मंत्रियों के बीच में विभागों का आवंटन करता है, आवंटन और फेरबदल करता है। करेक्ट कोड हमें इसमें से चूज करना है। ठीक है। अब आगे देखो बच्चों कि अभी हम समझ गए कि एमएलए से लेके गवर्नर, सीएम, बाकी सारी चीजें जो है वह कैसे हुई। ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब आगे देखो कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसमें अपॉइंट वर्ड है बच्चों। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वह क्या कर रहे हैं, गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं। और ये जो गवर्नर है ये अपॉइंट करेगा सीएम को। सीएम सेलेक्ट करेगा बच्चों, अपॉइंट वर्ड नहीं है। सीएम सेलेक्ट करेगा बाकी मिनिस्टर्स को, बाकी मंत्रियों को चुनेगा। ठीक है। और उसके बाद ये जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो एरोज हैं अगर आप ये याद रखेंगे तो चीजें कंफ्यूज नहीं होंगी। ठीक है। हालांकि सीएम की एडवाइस क्या, सीएम का ही चलेगा, वह पहले ही से चुन देता है, बस ये अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पर ये बात तो गलत लिखी हुई है ना कि सीएम जो है वही अपॉइंट कर रहा है, ये बात तो गलत है, वही सिलेक्ट कर रहा है। हालांकि जिसको सेलेक्ट कर रहा है बन वही रहे इन द लास्ट, बट डेफिनेशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो डेफिनेशन में अपॉइंट वर्ड जो है वह गलत है, क्योंकि अपॉइंट की जगह सेलेक्ट वर्ड है। आ गई समझ में बात, है ना। सो जो फर्स्ट है ये सही है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है कि जो सीएम है वह क्या एंजॉय कर रहा है, तो यहां पर क्या, ही एलोकेट द रीशफल द पोर्टफोलियो। अच्छा एक बात ये बताओ, यहां पर बच्चों पोर्टफोलियो व्यवस्था की बात हुई, तो आपने ये जो विभागीय व्यवस्था है या जो पोर्टफोलियो है इसका हिस्ट्री क्या है, कहां से शुरुआत होती है। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, 1868 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, यहां से जो विभागीय व्यवस्था वह शुरू हुई। किसने की ये आप कमेंट करके बताओगे। तो यहां पर करेक्ट क्या हो गया, 1 और 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका सही आंसर होगा। एक और बात सुनो, अच्छा पहले क्वेश्चन ही पूछ के बता देती हूं। ठीक है। अब देखो ये उससे थोड़ा सा आगे का है। विथ रेफरेंस, देखो मैंने क्वेश्चन भी जो है वह एक हायरार्की से लगाई, एक सीक्वेंस से लगाई कि अगर आप क्वेश्चंस भी समझ रहे हो ना तब भी आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। विथ रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है सरकार के कामकाज के बारे में। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। लोकतंत्र में केवल एक ही स्थान अर्थात विधानसभा है जहां लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। सेकंड वन इज मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इंडिया डेमोक्रेसी, देयर इज ओनली द प्लेस लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू एंड ऑल्सो टेक इन एक्शन। The Council of Ministers is individually response to the legislative assembly to the of the state। तो आपको यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सोच लिया क्या आंसर होगा। अब चलो कुछ बच्चों ने, है ना, चूंकि आपका वो पूछा है सही कौन सा होगा, कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत हैं। अब देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों कि क्या केवल लेजिस्लेटिव असेंबली, केवल विधान परिषद या विधानसभा की जब हम बात करेंगे, केवल आप वहीं पर जाकर अपनी व्यक्तिगत राय या फिर बाकी सारी चीजें जो है वह बता सकते हैं कि और भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर देखो कि नॉट ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन एंड एक्सप्रेस, है ना, वेयर हम अपने जो ओपिनियंस हैं एंड एक्सप्रेशंस है वो वहां बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप देखोगे कि भाई न्यूज़पेपर है, टीवी डिबेट्स है, सोशल मीडिया है। अब तो भाई सोशल मीडिया लिख लो, अपडेट कर लेना एनसीईआरटी को, सोशल मीडिया जरूर लिख लेना, है ना, जो तबाही है सोशल मीडिया की ही है। तो यहाँ पर बच्चों सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, है ना, अब तो सबसे ज्यादा यही है। तो यहां से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड में क्या है
हम तो डूबेंगे ही डैश तुमको भी ले डूबेंगे, है ना। वो क्या है बच्चों, बसंती परिषद के बारे में ही वही सॉन्ग है। उसमें क्या है कि आपको ये याद रखना है कि जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे, मंत्री परिषद आखिर होती क्या है उसको हम आगे समझेंगे। तो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है बच्चों, ये व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि ये क्या होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्स होंगे। कौन सा आर्टिकल है ये बच्चों, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक उत्तरदायी होगा। दे वर्क एज अ टीम, स्विम एंड सिंक टुगेदर, है ना, एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं, स्विम एंड सिंक एक ही साथ करेंगे, याद रखना इस चीज को, एक डूबेगा तो सब डूबेंगे। दे वर्क एज अ टीम। तो यहां पर इस वजह से ये जो इंडिविजुअल वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो यहां तक हम समझ गए, एक बार फिर से आओ, एक और मैं जो छोटा सा पॉइंट है वो समझा देती हूँ। आप समझ गए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट में चीजें कहां से शुरू हुई, एमएलए से शुरू हुई, बाकी सारी चीजें जुड़ गई। विधायिका एंड विधायक से आप परिचित हो गए। स्टेट में क्या शामिल होगा, एमएलए क्या है ये आप समझ गए, एमएलए बाकी मिनिस्टर, सीएम क्या गवर्नर है समझ गए, क्वेश्चंस भी कर लिए। अब आगे देखो बच्चों कि जब हमने देखा कि भाई एक जो है वह रूलिंग पार्टी है, ठीक है, मान लो अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, रूलिंग पार्टी बीजेपी। तो यहां पर बच्चों रूलिंग पार्टी है और बाकी जो लोग और थे वो भी तो थे भाई, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, वो ओपोजिशन में बैठ गए, वो आपके विरोध में बैठ गए, विपक्ष हो गया। यूपीएससी का पूछा गया एक कि विपक्ष का जो नेता है इसका पद किस ईयर में आया। अरे भाई सोचो यूपीएससी ये भी पूछता है। आपको लगता है कि नहीं यूपीएससी केवल चांद वाली ही बातें पूछेगा, केवल रॉकेट साइंस पूछेगा, ऐसा नहीं है। एक बार ठीक से एनालिसिस करो तो आप जो पढ़ रहे हो बच्चों उसमें से बहुत कुछ आता है ना, इसलिए पढ़ते रहो और कंसिस्टेंसी अपनी कृपया आप बनाए रखें। और नोट्स वगैरह जो है वो सारे आपको एप्लीकेशन पर दिए जा रहे हैं, जो मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ पीडीएफ मत चलाया करो। जो पढ़ने वाला सच में पढ़ने वाला होगा ना वो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। और आपके पास ऑनलाइन मैंने अपनी शुरुआती क्लास में आपको बताया कि एनसीईआरटी आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल है ना। पाठशाला एप्लीकेशन है, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसमें सारी एनसीईआरटीज है, तो उसकी पीडीएफ जो मैंने पढ़ा दिया एक एक बार पढ़ लो, एक एक बार रीडिंग लगा लो। हालांकि आप 6, 7, 8 में बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं है, कम है पढ़ने को, कथा कहानियां ज्यादा हैं, वो हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन क्रक्स बता दिया, उसके साथ साथ मैंने और भी करंट अफेयर से और भी थोड़ा सा जो डीप है एंड बाकी कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझ लिया कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो और क्या क्या चीजें आ जाएंगी स्टेट में, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इंटरलिंकिंग भी कर ली। क्वेश्चंस जो है वो भी यहाँ से कैसे बन सकते हैं वो भी हमारे हो गए। तो इसके आगे हाँ, तो मेजोरिटी हो गई एक तो, ठीक है, और एक हो गया ओपोजिशन, विपक्ष हो गया एक। अब देखो यहाँ पर डिबेट वगैरह होगी, ये सब आपके काम का नहीं है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे बाकी की क्या भाई प्रोसीजर होगा। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो आपका चैप्टर था ये आपको बताता था कि भाई कंस्टिट्यूएंसी क्या है, निर्वाचन क्षेत्र क्या है, मेजोरिटी क्या है, ओपोजिशन क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, ठीक है। तो ये 4 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो एज अ वर्ड इनको आपको याद कर लेना है। समझ में आई बात। अब देखो इसमें बच्चों है कुछ क्वेश्चंस, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। चलो इन क्वेश्चन को एक बार देखते हैं हम। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा है, यूज द टर्म कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एमएलए एंड हाउ द पर्सन इलेक्टेड। तो सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड कि भाई कैसे एमएलए जो है वह आया, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड का इसमें 30 वर्ड्स में लिखना, ज्यादा नहीं। कैसे जो एमएलए है हमने इनका चुनाव किया, लोगों ने इनको इलेक्टेड किया, ठीक है। और इसके लिए क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है, 25 ईयर होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, है ना, बस ठीक है। सेकंड है, हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर, एक्सप्लेन, कैसे बन रहे थे एमएलए मिनिस्टर। तो बच्चों जो विधायक वगैरह चुने गए थे जिस पार्टी के थे, अगर वह पार्टी जो है वह मेजोरिटी में आती है तो यहाँ से क्या है, जो सीएम है इसे अपॉइंट करेगा गवर्नर, ठीक है। और सीएम जो है वह सेलेक्ट करेगा मिनिस्टर्स और इन मिनिस्टर्स को फाइनल अपॉइंट कर देगा गवर्नर, है ना। तो ऐसे करके हो गया, सीएम बन गया, सब मिनिस्टर्स बन गए। आगे देखो, व्हाई शुड डिसीजन टेक बाय सीएम एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे भाई अगर हम डिसीजंस की बात करें, क्योंकि सीएम और अदर मिनिस्टर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सभी जो है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप जनता खुश नहीं है वो आपको री इलेक्ट नहीं करेगी। हो सकता है कि इतने ज्यादा आंदोलन
कैंपेन कर दे जनता कि आपको कुर्सी छोड़ के भागना पड़ जाए। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये चूंकि इन द लास्ट सभी को अगर लोगों ने शक्ति दी है कि भाई हम पर शासन करो, गवर्न करो, तो यहाँ पर आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप लोगों के लिए नीतियां बनाओ। और हो सकता है कि एक नीति जो एक मंत्री कोई नीति लेकर आता है तो उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हो, ऐसे कुछ पॉइंट्स जो वो ना समझ पा रहा हो, बाकी लोग भी डिबेट कर रहे हैं, बस काम चल रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगता है मैम हिंदी में उत्तर कैसे लिखें, ये मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ऐड की है जो कि मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो विधानसभा को क्या विधायक और कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा सा आप शुरू करो। इवन जो शुरुआती बच्चे हैं ना उनके हिसाब से क्लास चल रही है। चलो आगे देखो, जो शुरुआती बच्चे जिन्होंने, अगर बच्चों आपने शुरू किया है, जस्ट फिर से कह रही हूं, हो सकता है आप सभी इसके भगा भगा के देखते ना तो मेन काम की बातें छोड़ ही देते हो। क्लास को तसल्ली से पूरा देखो, आपको लगता है कि फास्ट देखने की जरूरत है 1.5 पे देख लो, ठीक है, समझ में आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, पढ़ना है। चलो कुछ नहीं करना है। विद रेफरेंस टू द डेमोक्रेसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। एक, लोकतंत्र, यह लोग जो विधानसभा के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस प्रकार यह विधायक जिनके पास मुख्य अधिकार हैं। A democracy, it is the people who elect their representative as member of the MLA. Thus, it is MLAs who have main authority. क्या आंसर होगा इसका? देखो बच्चों, इसमें आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि लोग चुन रहे हैं, सो इट इज द पीपल who have the main authority. It is a people not a MLA, है ना, क्योंकि लोग चुन रहे हैं, हम भारत के लोग। याद करो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का फर्स्ट जो सेंटेंस है बच्चों, यहाँ पर करेक्ट पूछा है ना, सो सेकंड रॉन्ग हो गया। क्यों? क्या MLA जो है जिसके पास मेन अथॉरिटी है? नो, डेमोक्रेसी की बच्चों बात हो रही है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर हम मेन अथॉरिटी की बात करें, हम भारत के लोग, है ना, लोगों के पास है मेन अथॉरिटी, इनके पास नहीं है। चलो आगे चलते हैं। और अब है ये लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट गवर्नर। गवर्नर के बारे में ट्रू कौन सा स्टेटमेंट होगा? राज्यपाल के बारे में फर्स्ट है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होगा, परोक्ष रूप से, परोक्ष दैट मीन्स इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन द case with the president. He and she ensure that the state government work with the rule and regulations of the constitution. वह सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार संविधान के नियमों को, विनियमों के भीतर कार्य करे। चलो एक और शिकायत, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन है ना, तो इसलिए एक बार मैं फिर से हिंदी का पढ़ रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनो। राज्यपाल जो है वह राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वह परोक्ष रूप से राष्ट्रपति के मामले में केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाएगा, सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और विनियमों के भीतर कार्य करे। सो यहां पर आपको सही स्टेटमेंट बताना है। मुझे लगता है इसमें हिंदी बताने की जरूरत है ना। चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू क्या है इसमें? आपको फाइंड क्या करना है? करेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, चलो। सो देखो बच्चों, सबसे पहले जब हम इसमें देखेंगे, आंसर देखते हैं पहले। क्या आपका जो फर्स्ट है ये भी सही है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होगा, ठीक है, और यहां पर जो हम थर्ड देखेंगे ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, परोक्ष रूप से राष्ट्रपति के मामले केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाता है, परोक्ष नहीं चुना जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलो, सो यहाँ पर परोक्ष मामले में केंद्र नहीं चुनेगा, बल्कि यहाँ पर अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो प्रेसिडेंट है, देखो मेन कीवर्ड वही है, प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट कर रहा है, ये परोक्ष वरोक्ष कुछ नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्ट जो अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट कर रहा है गवर्नर को। लेकिन गवर्नर को अपॉइंट इसलिए, इसको देखो सेंट्रल का एजेंट कहा जाता है ना, केंद्र सरकार का, कि भाई ये तो एजेंट है केंद्र सरकार का। तो यहां पर बच्चों आपको याद रखना है, चलिए कुछ बातें मैं आपको बता देती हूं गवर्नर के बारे में, कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि भाई ये सिटीजन हो इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक हो, भारत देश का नागरिक हो, उसी को चुना जाएगा। प्लस इसके लिए जो एज है ना वो 35 ईयर है, 35 ईयर हो, इसने कोई भी लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, कोई भी लाभ का जो पद है वह ना ग्रहण किए हो।
आर्टिकल 153 आपसे कहता है, गवर्नर की चूंकि बात हो रही है, संविधान में इसकी बात कहाँ की गई है, सो आर्टिकल 153 ऐसा कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, लेकिन एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही जो गवर्नर है वह हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो गवर्नर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, आर्टिकल 153 ऐसा कहता है, और अपॉइंट करेगा, इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, सो ये इलेक्टेड नहीं होगा बच्चों, चुनाव इसका नहीं होता है। इसका क्या होता है, क्या लिखा है यहां पर, इन केस प्रेसिडेंट ऑफ द इलेक्टेड नहीं होगा, बस यही वर्ड में प्रॉब्लम है। यहां पर ये क्या था, ये अपॉइंटेड होगा। ठीक है, आगे देखो कि इसका जो कंट्रोवर्शियल रोल था, कि आखिर क्यों, आप देखेंगे कि विवाद में जो गवर्नर है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कंट्रोवर्शियल रोल बच्चों, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल विवादित जो है आर्टिकल, आप 356 में जो इमरजेंसीज की आप बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे जो आपातकाल लगाए जा रहे हैं, उसमें आप सभी देखते हैं राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, तो वो सिफारिश कौन करता है, उसके लिए गवर्नर सिफारिश करता है। तो आपातकाल की सिफारिश करना तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। कंट्रोवर्सी जानते कब होती है, कि अगर केंद्र में दूसरी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, राज्य में दूसरी पार्टी है, और अगर फिर जो केंद्र का एजेंट बन के राज्यपाल जा रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके बाद भी क्या कह देना कि यहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है, जो यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही है, तो हम उसको हटा दे, हम राष्ट्रपति शासन की जो डिमांड है वह करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अ गवर्नर रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल, ये यहाँ पर कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि अपने पावर का मिसयूज करना। ठीक है, कि संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो यहां पर आर्टिकल 153, आर्टिकल 150 जो आर्टिकल इससे संबंधित थे वो मैंने यहां लिख दिए, आपको बच्चों एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात करी, और आगे हम कल जेंडर को पढ़ेंगे। कल की क्लास थोड़ी सी मैं लॉन्ग, आप थोड़ी सी बड़ी ले लूंगी क्लास, है ना, दोनों चैप्टर्स को कल हम खत्म कर देंगे। और मेन चीज ये है ना कि हम यहाँ पर केवल अगर एनसीईआरटी खत्म करनी होती ना, तो इससे कब का कर देते, 2 क्लास में खत्म हो जाता, या 1 क्लास में भी हम कर सकते थे 3 घंटे में। लेकिन चूंकि केवल एनसीईआरटी नहीं है बच्चों, के साथ और भी ऐड जो इन्फॉर्मेशन है, जो ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यूजफुल है और बेसिक भी है, उसको भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूं। अब इसे मीडिया की बात करेंगे तो भाई जो हम इंडेक्सेस की बात करते हैं करंट अफेयर में, जो भी जैसे इंडेक्स हैं, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इन सब की हम बात करेंगे। जब हम जेंडर की बात करेंगे तब हम जेंडर गैप, जब हम जेंडर पैरिटी की बात करेंगे, ठीक है, जो रिपोर्ट्स है, क्या महिलाओं की और एंड मेल एंड फीमेल्स का क्या पार्टिसिपेशन है लेबर में, उन सब की हम बात करेंगे। क्लियर है, तो ये हमारी कल की क्लास रहेगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया कि आपको नो इंडिया जो वेबसाइट है इस पर देखना। सबसे फर्स्ट लाइन देखो कितनी अच्छी लिखी है, इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट इज अ सोवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो चैप्टर है आपको बताता है एमएलए निर्वाचन क्षेत्र और किस तरह से कार्य करेगी। राज्य शब्द क्या है ये मैंने आपको बताया कि राज्य में क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, स्टेट गवर्नमेंट पर, लोकल गवर्नमेंट पर, और इसके अलावा वैधानिक और ऐसी कौन सी गैर संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण होंगे। आर्टिकल 1 हमने समझा कि राज्यों का संघ कहा गया, फेडरल क्यों नहीं कहा ये आप बताएंगे। ठीक है, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट क्या है कि शुरुआत में हमने गुच्छा रख लिया पर दिया जाना पॉसिबल नहीं था, हमने उसको आधा आधा कर लिया। पहले फंडामेंटल राइट जो दिए जा सकते थे और जो देना हम चाहते हैं वो हमने डीपीएसपी में रख लिया। ठीक है, आपको ये बताना है कि बैंक, एलआईसी, एसबीआई, आरबीआई जो भी आप सुनते हैं, क्या इसको हम स्टेट कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे। इसके अलावा ठीक है, एमएलए कैसे चुनाया जाएगा, एमएलए विधायक है ना जो है वह प्रतिनिधि होगा, जनता इसे इलेक्ट कर रही है। एक निर्वाचन क्षेत्र हमने क्या किया कि देश को हमने निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए इलेक्शन के पर्पज से हमने उसे डिवाइड कर लिया, और जिस क्षेत्र को हमने बांटा कि इस क्षेत्र से 1 आदमी चुना जाएगा, 2 आदमी चुने जाएंगे, वो क्या हो गया, वही निर्वाचन क्षेत्र हो गया। और लोकसभा के लिए कितने हैं, 543। लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेचर है ना, इन दोनों की हमने बात की कि विधायिका क्या है और विधायक क्या है। इसके अलावा एमएलए से मिनिस्टर, सीएम कैसे बना, बाकी सारा कैसे तो गवर्नमेंट बनी, इस सब पर हमने बात की। चलिए तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम जेंडर के बारे में जो काफ़ी सारी बातें हैं, समझ है, बेसिक समझ के आखिर शुरुआत कैसे होती है,
कि जो समाज में एक भेदभाव है गर्ल्स एंड बॉयज़ को लेकर वह शुरू हो जाता है, और किस तरह से जो हमारी जीडीपी तक है इन सभी चीज़ों से इफेक्ट होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखें, और जो भी बच्चे यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो भी पुराने वीडियोस है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले भी 7 वीडियो 7 लेक्चर्स जा चुके हैं। एक लेक्चर बस छोटा है, उसमें 26 मिनट का, जो कि आपके इक्वालिटी के एमसीक्यूज आपको अलग से दिए गए थे लास्ट फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस करो। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि जब आप 10 से 20 क्लासेस कर लोगे, आपके पास एक ऐसी समझ होगी जिससे कि आप पॉलिटी को जो है वह बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से समझ पाओगे। ये नहीं कि डायरेक्ट मैंने स्टेट गवर्नमेंट में आर्टिकल 153 पढ़ाना शुरू किया, वो तरीका गलत है, उस बच्चे के लिए गलत है जो बेसिक से प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास में आना है, कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखनी है, क्या होमवर्क करना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंस के क्वेश्चंस भी मैं आपको लगातार देती रहती हूँ। ठीक है, तो और बाकी जो इनिशिएटिव्स है बच्चों, वो सब आपको मिलते रहेंगे यूपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आपको जुड़े रहना है, एंड साथ में कॉन्टिन्यूटी के साथ जुड़े रहना है। अपना डेडिकेशन जो है अपने लक्ष्य के लिए आपको बनाए रखना है, कि अगर आपने सोचा है कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए कितना मुझे पढ़ना होगा, उस चीज को भी ध्यान रखो। ठीक है, क्या उसके लिए डेडिकेटेड आवर्स देने हैं, कितने घंटे की जो पढ़ाई है वह जरूरी है, कितने टॉपिक्स, क्या तरीका है उसको पढ़ने का, वो सारी चीजें अपनी बनाओ। सबसे फर्स्ट अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करो। ठीक है, और अपना जो समय है वह देखो कि भाई करंट अफेयर हमें कहाँ पढ़ना है, कहाँ हमें बेसिक से शुरू करना है। तो जो शुरुआत जो कर रहे हैं ना, मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ। बच्चों, अपनी जो स्ट्रेटजी है वह बनाओ। ठीक है, शुरुआत करो, और अगर स्ट्रेटजी नहीं बनी, शुरुआत करो, फिर थोड़ा सा जो रुक कर है स्ट्रेटजी वह आप बना लेना। चलिए, सो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।